नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ और हो सकता है ये सवाल आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा मजबूत बने रहने के लिए मजबूर हैं, कि चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो, आपको बाहर से बिल्कुल ठीक दिखना है, कि रोना नहीं है, टूटना नहीं है, कमज़ोर दिखना तो बिल्कुल नहीं है, बस चलते रहना है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं और शायद यही वो जगह है जहाँ से द कॉस्ट ऑफ बीइंग अ मैन, जिसे एरिक जोसेफ ने लिखा है, जो हमारी ज़िंदगी में प्रवेश करती है। लेकिन ये किताब सिर्फ़ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि इसमें वो सच दिखता है जिसे हम पूरी ज़िंदगी छुपाते रहते हैं। ज़रा सोचिए, जब एक लड़का छोटा होता है, उसे क्या सिखाया जाता है? मर्द बनो, रोते नहीं हैं, डरना मत, कमज़ोरी मत दिखाओ। धीरे-धीरे ये शब्द सिर्फ़ सलाह नहीं रहते, ये उसकी पहचान बन जाते हैं। वो सीख जाता है कि उसे क्या महसूस करना है और क्या नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में वो महसूस करना बंद कर देता है या फिर वो बस छिपाना सीख जाता है? यहीं से एक बहुत गहरी समस्या शुरू होती है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन होता है। एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, और शायद आपने भी इसे महसूस किया होगा। भीड़ में खड़े होकर भी अकेलापन, लोगों के साथ होते हुए भी डिस्कनेक्ट, और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको खुद नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। समाज आपको क्या सिखाता है कि एक अच्छा आदमी कैसा होता है? वो कमाता है, जिम्मेदार होता है, दूसरों का ख्याल रखता है और खुद के बारे में कम सोचता है। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक बोझ बन जाता है, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि आपकी वैल्यू आपकी फीलिंग से नहीं, आपकी यूजफुलनेस से है। आप कितना कमा सकते हैं, आप कितना सह सकते हैं, आप कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, यही आपकी पहचान बन जाती है। और फिर एक दिन आप खुद से पूछते हैं, मैं आखिर हूँ कौन? लेकिन उस सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं होता, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में निकाल दी। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसी गहरी बातें सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर कहीं नहीं जाती। अब आगे बढ़ते हैं। एरिक और जोसेफ इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मर्द होने की असली कीमत बाहर से दिखाई नहीं देती। ये कोई पैसा नहीं है, ये कोई स्टेटस नहीं है, ये एक इनविजिबल कॉस्ट है। एक ऐसी कीमत जो आप अपने इमोशन से चुकाते हैं, अपने रिलेशनशिप से चुकाते हैं, और सबसे ज़्यादा आप अपने असली सेल्फ से चुकाते हैं। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, बचपन में वो रोता है, डरता है, खुलकर हंसता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है कि ये सब कमज़ोरी है। तो वो क्या करता है? वो धीरे-धीरे अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू कर देता है। पहले थोड़ा, फिर ज़्यादा और फिर पूरी तरह। लेकिन यहाँ एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है। आप इमोशंस को सिलेक्टिवली बंद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ दर्द महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप दर्द को बंद करते हैं, तो आप खुशी को भी कम कर देते हैं। आप प्यार को भी कम कर देते हैं। आप कनेक्शन को भी खो देते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से एक आदमी की इनर लोनलीनेस शुरू होती है। वो लोगों के बीच रहता है, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाता है। वो रिश्ते बनाता है, लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर पाता। वो मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से खाली होता है। अब एक और चीज़ समझिए, जब आपको बचपन से सिखाया जाता है कि वल्नरेबिलिटी गलत है, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी असली फीलिंग्स को छुपाने लगते हैं। आप एक मास्क पहन लेते हैं, एक ऐसा मास्क जो सोसाइटी को पसंद आता है। लेकिन धीरे-धीरे आप खुद भूल जाते हैं कि असली चेहरा कौन-सा है, और यही आइडेंटिटी क्राइसिस की शुरुआत है। आपको लगता है कि आप खुद को जानते हैं, लेकिन असल में आप वो हैं जो सोसाइटी ने आपको बनने को कहा है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या आपने कभी खुद को सच में महसूस किया है, बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के, या फिर आप भी हमेशा एक रोल निभा रहे हैं? ये सवाल आसान नहीं है, और शायद इसका जवाब भी तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन यही वो सवाल है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इस लेक्चर में हम धीरे-धीरे इन्हीं सब लेयर्स को खोलेंगे। हम समझेंगे
कि कंडीशनिंग कैसे होती है, ये हमें अंदर से कैसे बदल देती है और सबसे महत्वपूर्ण इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि मर्द होने की कीमत वाक़ई में बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग इसे समझे बिना ही पूरी ज़िंदगी चुका देते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ इंसान होता है, ना वो मर्द होता है ना औरत। वो रोता है, हंसता है, डरता है और जो भी महसूस करता है उसे बिना किसी डर के बाहर दिखाता है। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया उसे शेप करना शुरू करती है। मान लीजिए एक छोटा सा लड़का, वो गिर जाता है, उसके घुटने छिल जाते हैं और वो रोने लगता है। अब यहाँ दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक, कोई बात नहीं, दर्द हुआ है रो लो, और दूसरा, चुप हो जाओ, मर्द बनो, रोते नहीं हैं। अब सोचिए, अगर उससे बार बार दूसरा रिएक्शन मिलता है तो उसके अंदर क्या चेंज होगा। वो धीरे धीरे ये सीख जाएगा कि रोना गलत है, दर्द महसूस करना गलत है। लेकिन ध्यान दीजिए, उसे ये नहीं सिखाया जा रहा कि दर्द खत्म कैसे करना है। उसे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि दर्द को छुपाना कैसे है। और यही डिफरेंस पूरी जिंदगी का फर्क बन जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बंद कर देता है, लेकिन इमोशंस कहीं जाते नहीं हैं, वे अंदर जमा होते रहते हैं। जैसे एक बंद कमरे में धीरे धीरे धुआं बढ़ता जाता है। शुरुआत में कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन समय के साथ सांस लेना मुश्किल होने लगता है और एक दिन वो घुटन असहनीय हो जाती है। अब एक और लेयर को समझते हैं। बचपन में सिर्फ रोना मत ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि ये भी सिखाया जाता है कि तुम्हें हमेशा स्ट्रांग रहना है। लेकिन स्ट्रांग का मतलब क्या है? क्या स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, या फिर आप डर को समझकर भी आगे बढ़ेंगे? समस्या ये है कि हमें दूसरे वाला नहीं सिखाया जाता, हमें सिखाया जाता है डर मत दिखाओ। अब इमेजिन कीजिए, एक बच्चा है जिसे डर लग रहा है, लेकिन उसे सिखाया गया है कि डर दिखाना गलत है। तो वो क्या करेगा? वो अपने डर को दबा देगा। लेकिन ये दबाया हुआ डर खत्म नहीं होता, वो शेप में बदल लेता है। कभी वो गुस्से में निकलता है, कभी फ्रस्ट्रेशन में, और कभी बिल्कुल चुप्पी में। यही कारण है कि बहुत सारे आदमी अपने इमोशंस को पहचान ही नहीं पाते। उन्हें सिर्फ दो फीलिंग समझ आती है, या तो सब ठीक है या फिर गुस्सा है। बाकी जो सटल इमोशंस होते हैं, जैसे सैडनेस, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, उनका वोकैबुलरी ही डेवलप नहीं होता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पैटर्न आता है। जब एक बच्चे को बार बार ये सिखाया जाता है कि उसकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो क्या करता है? वो अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट करना बंद कर देता है। धीरे धीरे वो अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर करने लगता है। उसे लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। और यही सेल्फ डाउट आगे चलकर आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। अब ज़रा इस बात को और गहराई से समझिए। जब आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं तो आप अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं? अब दूसरों को देखकर, समाज को देखकर, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर। और धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जी रहे होते, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं इमोशनल नंबनेस। जब आप बहुत लंबे तक अपने इमोशंस को दबाते रहते हैं, तो एक समय के बाद आपको कुछ भी फील होना बंद हो जाता है। ना ज़्यादा दुख, ना ज़्यादा खुशी, बस एक न्यूट्रल सा स्टेट। बाहर से ये ठीक लगता है क्योंकि ड्रामा नहीं है, लेकिन अंदर से ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि यही वो स्टेट है जहाँ इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे? ना एक्साइटमेंट, ना सैडनेस, बस एक खालीपन। अगर हाँ, तो ये कमजोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आपने बहुत समय तक अपने इमोशंस को दबाया है। बचपन की कंडीशनिंग सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं रहती, ये रिलेशनशिप्स को भी शेप करती है। जब एक लड़के को सिखाया जाता है कि उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी, तो वो बड़ा होकर अपने रिलेशनशिप्स में क्या करेगा? वो डिस्टेंस बनाए रखेगा, वो खुलकर बात नहीं करेगा, वो सहज नहीं होगा, और फिर उसे समझ नहीं आता कि उसके रिश्ते गहरे क्यों नहीं बनते। असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम अंदर है। वो कनेक्शन करना चाहता है, लेकिन कनेक्ट करने के टूल्स उसके पास हैं ही नहीं। और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट उसे और अकेला कर देता है। एक तरफ उसे क्लोजनेस चाहिए, दूसरी तरफ उसे सहजता से डर लगता है, और इसी टेंशन में वो फंसा रहता है। अब एक और गहरी बात, जब एक आदमी अपने इमोशंस को दबाता है, तो वो सिर्फ खुद को ही हर्ट नहीं करता, वो अनजाने में
अपने आसपास के लोगों को भी हर्ट करता है, क्योंकि जो चीज़ आप महसूस नहीं करते उसे आप दे भी नहीं सकते। अगर आप खुद इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं तो आप किसी और के लिए भी अवेलेबल नहीं हो सकते। और यही वजह है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स सरफेस लेवल पर रह जाते हैं। अर्थात बचपन में हमें सिखाया जाता है कि हम क्या नहीं महसूस करें, लेकिन हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि हम क्या कैसे महसूस करें। और यही गैप पूरी ज़िंदगी में हमें इफ़ेक्ट करता है। लेकिन जैसे-जैसे एक लड़का बड़ा होता है, समाज उसे एक नया लेसन सिखाना शुरू करता है। अब उसे सिर्फ़ ये नहीं बताया जाता कि कैसे महसूस करना है, बल्कि ये बताया जाता है कि उसे क्या बनना है। धीरे-धीरे उसके सामने एक टेम्पलेट रख दिया जाता है, एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट कि एक सही आदमी कैसा होता है। वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो कमाता है, वो प्रोटेक्ट करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है और सबसे महत्वपूर्ण, वो कभी टूटता नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये सब सुनने में गलत नहीं लगता, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये गाइडलाइंस नहीं बल्कि रूल्स बन जाते हैं। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो सोसाइटी आपको साइलेंटली पनिश करती है। आपको वीक कहा जाता है, आपको जज किया जाता है, आपको कंपेयर किया जाता है और धीरे-धीरे आपको ये महसूस कराया जाता है कि आप कम हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल शिफ्ट होती है। एक आदमी अपनी ज़िंदगी जीना बंद कर देता है और एक रोल निभाना शुरू कर देता है। जैसे कोई एक्टर जो हर समय स्टेज पर है और उसे हर हाल में अपना करैक्टर मेंटेन करना है। अब सोचिए, अगर आप हर समय एक रोल निभा रहे हैं तो असली आप कहाँ जाएगा? धीरे-धीरे वो पीछे छूट जाता है, इतना पीछे कि एक समय के बाद आप खुद भी उसे भूल जाते हैं। अब इस रोल को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। समाज आपको 3 मुख्य रोल देता है, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, परफॉर्मर। प्रोवाइडर यानी आपको कमाना है, प्रोटेक्टर यानी आपको दूसरों को बचाना है और परफॉर्मर यानी आपको हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग दिखना है। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि ये रोल्स गलत हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये रोल कंप्लीट आइडेंटिटी बन जाते हैं। आप सिर्फ आप नहीं रहते, आप एक फंक्शन बन जाते हैं। आपकी वैल्यू इससे तय होती है कि आप क्या करते हैं, ना कि आप कौन हैं। और यही वो जगह है जहाँ से एक बहुत गहरा प्रेशर पैदा होता है। इमेजिन कीजिए, आप एक आदमी हैं और किसी कारण से आप टेम्परेली फेल हो जाते हैं। आपकी जॉब चली जाती है या आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तुरंत आपके अंदर एक आवाज़ आती है, मैं बेकार हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आपकी इनकम से जुड़ी हुई थी। अब अगर इनकम चली गई तो आइडेंटिटी भी हिल जाती है। यही प्रॉब्लम है जब हम अपने रोल्स को ही सेल्फ मान लेते हैं। अब एक और लेयर, समाज आपको ये भी सिखाता है कि आपको हमेशा कंट्रोल में रहना है। आपको गुस्सा कंट्रोल करना है, डर कंट्रोल करना है, दुःख कंट्रोल करना है। सुनने में ये मैच्योरिटी लगता है, लेकिन असल में ये सेपरेशन बन जाता है, क्योंकि कंट्रोल और सप्रेशन में फ़र्क होता है। कंट्रोल का मतलब है आप इमोशंस को समझते हैं और कॉन्शियसली हैंडल करते हैं, लेकिन सप्रेशन का मतलब है आप इमोशन को महसूस ही नहीं करना चाहते। और जैसा हमने पहले समझा, सप्रेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है? डिस्कनेक्ट। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, समाज आपको कंपेयर भी करता है। देखो वो कितना सक्सेसफुल है, वो कितना कमा रहा है, वो कितना कॉन्फिडेंट है और धीरे-धीरे आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के स्केल पर मेज़र करने लगते हैं। अब यहाँ एक डेंजरस ट्रैप बनता है, आप हमेशा चेज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या चाहते हैं। आप बस वही चाहते हैं जो सोसाइटी आपको चाहने को कहती है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग अपनी गोल्स अचीव करने के बाद भी एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि वो गोल्स उनके अपने थे ही नहीं। अब एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जो कर रहे हैं वो सच में आपका डिसीजन नहीं है, कि आप बस फ्लो में बह रहे हैं और अंदर कहीं एक आवाज़ कह रही है कुछ तो गलत है? अगर हाँ, तो वो आवाज़ आपका असली सेल्फ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने उसे सुनना ही बंद कर दिया है। अब इस पूरी सिचुएशन को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके अंदर 2 हिस्से हैं, एक है रियल यू जो फ़ील करता है, डरता है और जो कनेक्ट करना चाहता है, और दूसरा है रोल यू जो स्ट्रॉन्ग दिखता है, जो कंट्रोल में रहता है, जो कभी टूटता नहीं है। अब ज़िंदगी क्या बन जाती है? इन दोनों के बीच एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है। रियल यू बाहर आना चाहता है, लेकिन रोल यू उसे दबा देता है और धीरे-धीरे रोल यू जीतने लगता है। लेकिन हर जीत के साथ
आप अंदर से थोड़ा और खाली होते जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है जिसे समझना आसान नहीं है। आप जितना परफेक्ट रोल निभाते हैं, आप उतना ही असली सेल्फ से दूर हो जाते हैं। और यही कॉस्ट जिसके बारे में एरिक और जोसेफ बात करते हैं, ये कॉस्ट पैसे की नहीं है, ये कॉस्ट है आपकी ऑथेंसिटी की, आपकी इमोशनल डेप्थ की, आपकी रियल आइडेंटिटी की। अब एक और ज़रूरी एंगल, जब एक आदमी लगातार इस प्रेशर में रहता है तो उसका माइंड कैसे रिएक्ट करता है। कुछ लोग ओवरवर्क करने लगते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं, कुछ इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं और कुछ अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। लेकिन बाहर से सब नॉर्मल दिखता है। यही सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ रिजल्ट्स देखती है, प्रोसेस नहीं। कोई नहीं पूछता कि आप अंदर से कैसे हैं, बस ये पूछा जाता है कि तुम कर क्या रहे हो। और इसी सवाल के चक्कर में हम ये पूछना भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। बचपन की कंडीशनिंग और समाज की एक्सपेक्टेशंस एक आदमी को धीरे धीरे एक रोल में बदल देती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गहरा असर कहाँ पड़ता है? जवाब है रिश्तों में। क्योंकि इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत है कनेक्शन, किसी के साथ जेन्युइनली जुड़ना, समझा जाना और बिना डर के खुद होना। लेकिन यहीं पर एक आदमी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है। क्यों? क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि वो इमोशनली कैसे कनेक्ट करे। अब इसको धीरे धीरे समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी किसी रिलेशनशिप में है, वो केयर करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसका पार्टनर कहता है तुम इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। अब ये सुनकर उसे कन्फ्यूज़न होता है। वो सोचता है मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? और यही असली डिस्कनेक्ट है, क्योंकि उसके लिए प्यार का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रोवाइड करना। लेकिन उसके पार्टनर के लिए प्यार का मतलब है इमोशनली प्रेजेंट होना, फीलिंग्स शेयर करना और सहज होना। अब यहाँ मिसमैच हो जाता है। वो अपने तरीके से प्यार दिखा रहा है, लेकिन सामने वाला उस तरीके को महसूस नहीं कर पा रहा और धीरे धीरे दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल चीज़ होती है जिसे समझना ज़रूरी है। जब एक आदमी सहज होने से डरता है तो वह क्या करता है? वो वॉल्स यानी दीवारें बनाता है। वो अपने इमोशंस को गार्ड करता है। वो खुलकर बात नहीं करता, वो अवॉइड करता है, क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ बैठा हुआ है, अगर मैं खुला तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। और ये बिलीफ कहीं ना कहीं उसकी कंडीशनिंग से आया है। उसे सिखाया गया था कि सहजता यानी कमजोरी, लेकिन सच क्या है? सहजता ही कनेक्शन का रास्ता है। जब तक आप अपने रियल इमोशंस नहीं दिखाते, तब तक कोई भी आपको सच में नहीं समझ सकता। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी के लिए ये स्टेप बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसे डर लगता है, रिजेक्ट होने का डर, जज होने का डर, कमज़ोर दिखने का डर, और सबसे बड़ा डर है कंट्रोल खोने का डर। इसलिए वो क्या करता है? वो सेफ खेलता है, वो सरफेस लेवल बातें करता है, वो डीप कन्वर्सेशन अवॉइड करता है, वो मजाक में सब कुछ टाल देता है और धीरे धीरे उसके सारे रिश्ते सुपरफिशियल हो जाते हैं। अब एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लोगों के साथ होते हुए भी पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कि आप बात तो कर रहे हैं लेकिन अंदर कहीं एक डिस्टेंस है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये एक पैटर्न है। जब आप अपने इमोशंस को दबाते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही नहीं दबाते, आप पॉजिटिव इमोशंस भी दबा देते हैं। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि आप किसी को कितना अप्रिशिएट करते हैं। आप ओपनली नहीं कह पाते कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं। और यही चीज़ रिश्तों को धीरे धीरे खोखला बना देती है। जब एक आदमी इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो उसके अंदर जो सप्रेस्ड एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है? अक्सर वो गुस्से में बदल जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे आदमी उदास नहीं दिखते, बल्कि गुस्सैल दिखते हैं, क्योंकि गुस्सा एक सोशली एक्सेप्टेबल इमोशन है। समाज कहता है गुस्सा होना ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि रोना ठीक है। इसलिए सैडनेस एंगर के पीछे छुप जाती है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। असल में प्रॉब्लम सैडनेस की होती है, लेकिन वो एंगर के रूप में बाहर आती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर एक आदमी ओपनली कह सके मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि ये सब कहना गलत है। और यही साइकिल
उसे और अकेला कर देती है। अब यहाँ सबसे पेनफुल रियलिटी आती है। एक आदमी जो बाहर से स्ट्रांग दिखता है, जो सबके लिए अवेलेबल है, जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वही आदमी अंदर से सबसे ज़्यादा अकेला होता है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता जिसके सामने वो खुद बन सके, यानी सेल्फ बन सके। अब एक सवाल, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसके सामने आप बिना मास्क के रह सकते हैं? अगर नहीं, तो ये एक सिग्नल है कि कहीं न कहीं आपने भी दीवारें बना रखी हैं, और ये दीवारें आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं और आइसोलेट भी। कनेक्शन के लिए ओपननेस चाहिए, लेकिन हमें सिखाया गया है प्रोटेक्शन, और जब आप हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते। अब तक हमने देखा कि कैसे एक आदमी बचपन से लेकर अडल्टहुड तक अपने इमोशंस को दबाना सीखता है, एक रोल निभाना सीखता है, और रिलेशनशिप्स में भी पूरी तरह खुल नहीं पाता। अब सवाल ये है कि इस सब का असर उसके माइंड पर क्या होता है, क्योंकि एक बात साफ है, आप सालों तक अपने अंदर की चीज़ों को दबा नहीं सकते बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के। हर दबाई हुई फीलिंग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाहर आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सीधे-सीधे बाहर नहीं आती, वो बदल जाती है। कभी वो एंग्ज़ायटी बन जाती है, कभी वो इरिटेबिलिटी बन जाती है, कभी वो ओवरथिंकिंग बन जाती है, और कभी एक गहरी थकान बन जाती है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप पूरे दिन काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, और रात को जब आप अकेले होते हैं तो अचानक एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। कोई ख़ास रीज़न नहीं होता, फिर भी अंदर कुछ सही नहीं लगता। आप डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, कुछ देखते हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं जाती। ये क्या है? ये वही इमोशंस हैं जिन्हें आपने सालों तक इग्नोर किया है। अब वो धीरे-धीरे सरफेस पर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने कभी उन्हें समझा नहीं, तो आपको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी होगी, बहुत सारे आदमी डिप्रेशन को सैडनेस के रूप में नहीं उन्मुख करते। उनके लिए डिप्रेशन कैसे दिखता है? एक कांस्टेंट इरिटेशन, एक अनएक्सप्लेन्ड एंगर, एक लैक ऑफ मोटिवेशन, एक नमनेस। उन्हें लगता है बस थोड़ा थका हुआ हूँ, बस मूड खराब है, लेकिन असल में ये कुछ ज़्यादा गहरा होता है। अब एक और चीज़, जब एक आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है, तो क्या वो हेल्प माँगता है? ज़्यादातर केसेस में नहीं। क्यों? क्योंकि उसे सिखाया गया है कि उसे खुद हैंडल करना है। स्ट्रॉन्ग बनो, खुद सॉल्व करो, किसी पर डिपेंड मत करो। ये सब बातें उसे हेल्प लेने से रोकती हैं। इमेजिन कीजिए, आप डूब रहे हैं, लेकिन आप हेल्प नहीं माँगते, क्योंकि आपको लगता है कि आपको खुद तैरना आना चाहिए। क्या होगा? यही चीज़ मेंटल हेल्थ के साथ होती है। अब यहाँ एक बहुत कॉमन सेंटेंस आता है, मैं ठीक हूँ। अब ये सेंटेंस सुनने में सिंपल है, लेकिन इसके पीछे क्या छुपा होता है? कभी-कभी थकान, कन्फ्यूज़न, पेन, लोनलीनेस। लेकिन क्योंकि आपको सिखाया गया है कि ये सब दिखाना नहीं है, तो आप बस एक लाइन बोल देते हैं, मैं ठीक हूँ। अब धीरे-धीरे ये लाइन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप खुद से भी यही कहने लगते हैं, और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि जब आप खुद से भी सच छुपाने लगते हैं, तो आप अपने ही एक्सपीरियंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब एक सवाल, क्या आपने कभी खुद से ऑनेस्टली पूछा है कि आप सच में कैसे हैं? और अगर पूछा भी है, तो क्या आपने सच्चा जवाब सुना है, या फिर आपने खुद को ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया? जब इमोशंस लंबे समय तक दबे रहते हैं, तो बॉडी भी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। आपको बिना रीज़न के फटीग महसूस होता है, आप स्लीप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको फोकस करने में दिक्कत आती है, और आपको लगता है कि ये सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार ये इमोशनल ओवरलोड का रिजल्ट होती है। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न, बहुत सारे आदमी अपने पेन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस का सहारा लेते हैं। ओवरवर्किंग, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, या फिर कंप्लीटली नब हो जाना। क्योंकि जब तक आप बिज़ी हैं, आपको फ़ील नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं, सब कुछ वापस आ जाता है, और इसलिए रुकना अनकंफर्टेबल लगता है। आप अपने पेन से भाग नहीं सकते, आप सिर्फ उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, और जितना आप उसे पोस्टपोन करते हैं, वो उतना ही इंटेंस होकर वापस आता है। एक आदमी जो सालों तक स्ट्रांग बना रहा, जो कभी नहीं टूटा, जो हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहा, वही आदमी एक दिन अचानक ब्रेकडाउन कर जाता है। लोग कहते हैं ये अचानक क्या हो गया, लेकिन असल में ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, सालों तक चुपचाप, और फिर एक पॉइंट पर सब बाहर आ जाता है। यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या इसका कोई रास्ता है? क्या एक आदमी इस साइकिल से बाहर निकल सकता है, या फिर
उसे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जीना होगा? इसका सीधा जवाब है हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि ये कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर की जर्नी है। और हर अंदर की जर्नी थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। पहला कदम क्या है? और वो है अवेयरनेस। सीधा सा मतलब, जो हो रहा है उसे क्लियरली देख पाना, बिना जज किए, बिना इग्नोर किए। आप ध्यान दीजिए, अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप या तो अपने इमोशंस को दबा रहे थे या उनसे बच रहे थे। लेकिन अवेयरनेस क्या करती है? वो आपको रुकने पर मजबूर करती है और कहती है, देखो अंदर क्या चल रहा है। अब ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप रुकेंगे, आपको वो सब महसूस होगा जिससे आप सालों से भाग रहे थे। दर्द, अकेलापन, कन्फ्यूजन। लेकिन यही वो पॉइंट है जहाँ से हीलिंग शुरू होती है। अब एक सिंपल एक्सरसाइज इमेजिन कीजिए। आप कुछ देर के लिए बस शांत बैठते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फ़ोन नहीं, और आप खुद से पूछते हैं, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। शायद शुरुआत में कोई क्लियर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये सवाल बहुत समय से पूछा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करना शुरू करेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और यही अवेयरनेस है। दूसरा कदम है एक्सेप्टेंस। जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करना, बिना ये कहे कि मुझे ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप रिसिस्ट करते हैं वो फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है। आप अपने इमोशंस के खिलाफ नहीं जाते, आप उनके साथ बैठते हैं, और यहीं से आपका रिलेशनशिप अपने आप से बदलने लगता है। और तीसरा कदम है एक्सप्रेशन। अब ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है। लेकिन एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के सामने खुल जाएं। इसका मतलब है आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें और उन्हें बाहर आने का सेफ तरीका दें। ये होता कैसे है? कभी आप लिख सकते हैं, कभी आप किसी ट्रस्टेड इंसान से बात कर सकते हैं, कभी आप खुद से बात कर सकते हैं। मेन बात ये है कि वो इमोशन अंदर फंसे ना रहें। जब आप धीरे धीरे एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं तो आपको एक अजीब सा डर लगेगा, क्योंकि आपका माइंड आपको रोकेगा। वो कहेगा, ये सेफ नहीं है, तुम कमज़ोर लगोगे, लोग जज करेंगे। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा, ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये आपकी कंडीशनिंग है। और अगर आप इसे चैलेंज नहीं करेंगे तो ये हमेशा आपको कंट्रोल करेगी। चौथा कदम है रिकनेक्शन। धीरे धीरे आप अपने अंदर की आवाज़ को फिर से सुनना शुरू करते हैं। वो आवाज़ जो सालों से दबाई गई थी, अब वो वापस आती है और आपको गाइड करना शुरू करती है। अब आप डिसीजंस दूसरों के प्रेशर से नहीं, अपने अंदर की क्लैरिटी से लेने लगते हैं। यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल बदलाव होता है। आप रोल निभाना कम कर देते हैं और खुद होना शुरू कर देते हैं। अब आप परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करते, आप रियल होने की कोशिश करते हैं, और यही ऑथेंसिटी आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच में खुद होते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति मिलती है? वही शांति आपकी असली स्टेट है, लेकिन हम उसे खो देते हैं क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को एक लाइन में समझे तो अवेयरनेस आपको दिखाती है, एक्सेप्टेंस आपको सॉफ्टन करती है, एक्सप्रेशन आपको रिलीज देते हैं, और रिकनेक्शन आपको वापस खुद तक ले जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जर्नी लीनियर नहीं होगी। आप कभी आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे जाएंगे, कभी क्लैरिटी होगी, कभी कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये सब प्रोसेस का हिस्सा हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा करके हर दिन आप अपने आप के करीब आते जाते हैं। अब अगला सवाल आता है, इस अंडरस्टैंडिंग को ज़िंदगी में कैसे उतारा जाए? क्योंकि समझ लेना एक बात है, लेकिन उसे जीना एक बिल्कुल अलग बात है, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। सबसे पहले बात करते हैं वल्नरेबिलिटी, यानी सहजता की। अब तक आपको सिखाया गया था कि सहज होना एक कमजोरी है, लेकिन अब हमें इस इक्वेशन को बदलना होगा। सच्चाई है कि सहजता एक क्रेज है, बहादुरी है, साहस है, क्योंकि अपने असली इमोशंस को दिखाना, अपने डर को स्वीकार करना, अपनी कन्फ्यूज़न को मानना, ये आसान नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, एक जो कभी नहीं खुलता,
जो हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखता है, और दूसरा जो अपने डर को भी मानता है, जो अपनी फीलिंग्स भी शेयर करता है। इनमें से कौन ज़्यादा रियल है, कौन ज़्यादा कनेक्टेड है, स्पष्ट है दूसरा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पहला बनने के लिए कंडीशन किया गया है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी शिफ्ट करना होगा। आपको स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश छोड़नी होगी और रियल बनने की शुरुआत करनी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय सहज रहें। इसका मतलब है आप सिलेक्टिवली, कॉन्शियसली सहज हों। किसके सामने खुलना है, कितना खुलना है, ये आपकी अवेयरनेस तय करेगी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स को हील करने की। जब आप बदलते हैं तो आपके रिश्ते भी बदलने लगते हैं, लेकिन शुरुआत आसान नहीं होती, क्योंकि लोग आपको आपके पुराने वर्जन के हिसाब से जानते हैं। अब जब आप खुलना शुरू करते हैं तो उन्हें अजीब लगेगा, शायद वो समझ ना पाएँ, शायद वो रेसिस्ट करें, लेकिन ये प्रोसेस का हिस्सा है। इमेजिन कीजिए, आप अपने किसी करीबी से कहते हैं, मुझे कभी-कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहराई है, क्योंकि आप पहली बार अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो सामने वाला आपको समझेगा या फिर वो कन्फ्यूज़ होगा। लेकिन दोनों ही केस में आपने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपने अपनी दीवार में एक छोटा-सा गैप बना दिया है, और धीरे-धीरे वही गैप कनेक्शन का रास्ता बनता है। अब एक और चीज़, जब आप सहज होते हैं, तो आप दूसरों को भी परमिशन देते हैं कि वो भी सहज हो सकें, और यहीं से रियल कनेक्शन शुरू होता है। एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी के सामने पूरी ईमानदारी से खुद को खोला है? अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि वो एक्सपीरियंस कितना पावरफुल होता है, और अगर नहीं, तो शायद यही वो स्टेप है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब बात करते हैं नई मैस्कुलिनिटी की। अब तक मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या था? स्ट्रॉन्ग होना, इमोशनलेस होना, कंट्रोल में रहना, प्रोवाइडर होना। लेकिन अब हमें इसे रीडिफाइन करना होगा। नई मैस्कुलिनिटी क्या हो सकती है? सेल्फ अवेयर होना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना, कनेक्टेड होना, ऑथेंटिक होना। अब स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि ये है कि आप जो भी महसूस करते हैं उसे समझते हैं और कॉन्शियसली हैंडल करते हैं। अब कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को दबाते हैं, बल्कि ये है कि आप उन्हें ओवरवेलम नहीं होने देते। अब प्रोवाइडर होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि इमोशनल प्रेजेंस भी है। आप अपने लोगों के लिए इमोशनली अवेलेबल हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ एक बहुत गहरी रियलाइजेशन आती है, आपको परफेक्ट आदमी बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको रियल आदमी बनने की ज़रूरत है। और जब आप रियल बनते हैं तो प्रेशर कम होने लगता है। आपको हर समय परफॉर्म नहीं करना पड़ता, आपको हर समय प्रूव नहीं करना पड़ता। आप बस हो सकते हैं, और यही फ्रीडम है। अब इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में समझते हैं। पहला है पॉज करना सीखो, हर रिएक्शन से पहले थोड़ा रुकना। दूसरा है फील करना सीखो, जो भी इमोशन आए उसे ऑब्जर्व करना। तीसरा है नेम करना सीखो, ये सैडनेस है, ये डर है। चौथा है शेयर करना सीखो, सेफ जगह पर, सेफ लोगों के साथ। पांचवा है एक्ट कॉन्शियसली करना सीखो, रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से। ये सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। अब हम इस पूरी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब तक हमने बहुत कुछ देखा, बचपन की कंडीशनिंग, समाज का दबाव, रिश्तों में दूरी, अंदर का अकेलापन, मेंटल स्ट्रगल, और फिर अवेयरनेस से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन तक का रास्ता। अब सवाल है, आखिर मर्द होने की कीमत का असली मतलब क्या है? क्योंकि अगर हम इसे एक लाइन में समझना चाहें तो वो ये नहीं है कि मर्द होने में कुछ गलत है, बल्कि सच्चाई ये है, जिस तरह से हमें मर्द बनना सिखाया गया है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और वो कीमत क्या है? आपकी फीलिंग्स, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी इनर पीस, और कई बार आपके रिलेशनशिप्स। अब यहाँ एक बहुत गहरी रियलाइजेशन आती है, आपको ये डिसाइड करना होगा, क्या आप वही बनकर जीना चाहते हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है, या वो बनकर जीना चाहते हैं जो आप सच में हैं। ये डिसीज़न आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप पहला रास्ता चुनते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, लेकिन अंदर एक खालीपन रहेगा। और अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो शुरुआत में रेजिस्टेंस मिलेगा, जजमेंट मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको फ्रीडम मिलेगी। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। आप लाइफ को प्रूव करने के लिए नहीं जीते, आप लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए जीते हैं।
अब आपको हर समय स्ट्रॉन्ग दिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपको हर समय कंट्रोल में रहने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप इंसान बनने की इजाज़त दे सकते हैं खुद को, और यही सबसे बड़ी हीलिंग है। अब एक सवाल, अगर आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना हो, तो आप कैसे जीना चाहेंगे? थोड़ा रुककर इस सवाल को महसूस कीजिए, क्योंकि इसी सवाल में आपकी असली दिशा छुपी हुई है। अब इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी को ब्लेम करें या अपने पास्ट को दोष दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आपके पास अवेयरनेस है, और अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब आप कॉन्शियसली चूज़ कर सकते हैं कि आप कैसे जीना चाहते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने इमोशंस को दबाएंगे या उन्हें समझेंगे। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप रोल निभाएंगे या खुद बनेंगे। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल ट्रुथ है, आपकी ज़िंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन यही फ्रीडम भी देता है, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो चेंज करने की पावर भी आपकी है। अब इस लेक्चर के अंत में मैं आपसे एक सिंपल लेकिन गहरा इन्विटेशन देना चाहता हूँ। कोई बड़ी चीज़ मत बदलो अभी, बस एक छोटा सा स्टेप लो, आज या कल। जब आपको कोई इमोशन महसूस हो, तो उसे इग्नोर मत करना, बस रुककर उसे नोटिस करो, उसे नाम दो, और खुद से कहो, ये भी ठीक है। शायद शुरुआत में कुछ खास ना लगे, लेकिन यही छोटा सा स्टेप धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और अंत में एक बात जो शायद इस पूरी जर्नी का सार है, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं टूटते, बल्कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आप अपने टूटने को भी समझते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप सिर्फ एक रोल नहीं करते, आप एक कंप्लीट इंसान बन जाते हैं। और आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर वैल्यूएबल लगा हो, और आपको लगा कि इसने आपको कहीं ना कहीं टच किया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही गहरी और सच्ची बातों को आगे भी एक्सप्लोर करेंगे। और अंत में बस याद रखिए, आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सच्चा बनने की ज़रूरत है, और यही असली फ्रीडम है। धन्यवाद।